हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। हम लोग का जो सिविक्स का चैप्टर चल रहा था लोकतंत्र वाला, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों के बारे में। तो पहला चरण इसमें कौन सा आता है? पहला चरण होता है लोकतंत्र की शुरुआत। अब इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है तो हम लोग इसके मेन पॉइंट जो हैं उसके बारे में सीधे डिस्कस करते हैं। लोकतंत्र की शुरुआत को क्या मानते हैं कि जब लोकतंत्र की शुरुआत जो हुई थी, वैसे कहते हैं कि ब्रिटेन में हुई थी लेकिन लोकतंत्र की शुरुआत, लेकिन ब्रिटेन से पहले क्या हुई थी, फ्रांसीसी में हुई थी। लेकिन उसे हम लोकतंत्र की नहीं कह सकते थे। लोकतंत्र की क्यों नहीं कह सकते थे? क्योंकि वहाँ पे आज़ादी के लिए प्रयास होना शुरू हो गया था, ना कि लोकतंत्र। लोकतंत्र उस समय लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, लेकिन इस क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह लोकतंत्र के लिए संघर्षों को प्रेरणा दी थी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशकों 1776 में स्वयं को आज़ाद घोषित किया। यानी कि अमेरिका ने क्या किया, विदेशी उपनिवेश यानी ब्रिटेन का जो अधिकार था वहाँ पे, उससे अपने आप को आज़ाद घोषित किया था। और आगे चलकर ये क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना हुई। ये इतना यहाँ की बात है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा मताधिकार। क्या था कि लोकतंत्र में की जो व्यवस्था है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है उसमें मताधिकार, यानी कि चुनाव करना। तो हर जगह चुनाव के लिए अलग अलग रूल थे। जैसे कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतंत्र संविधान तो मंजूर कर दिया, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार यानी मतदान का अधिकार पुरुषों को ही था। यानी कि सभी, जैसे हमारे भारत में अगर हम बात करें चुनाव की, चुनाव में जितने भी 18 ईयर के होते हैं, 18 साल का जो भी होता है, वो सब चुनाव में वोट डाल सकते, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, धर्म का हो या किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, इसी तरह से। लेकिन वहाँ पे क्या था, जब स्टार्टिंग में जब संविधान बन गया, चुनाव के लिए भी कैपेबल हो गए, लेकिन फिर भी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चुनाव कर सकते, जो केवल पुरुष लोग थे वही केवल चुनाव कर सकते थे या वोट डाल सकते थे। और लेकिन एक मुख्य मांग वयस्क मतदान के होना चाहिए। लेकिन क्या था, मेन चीज़ होना, जितने भी वयस्क लोग हैं उन सबको अधिकार मिलना चाहिए था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अशोषितों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था, या मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे वो लोग। क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे हम लोग क्या हिंदू मुस्लिम है और अन्य जगह पे अलग अलग धर्म के बीच में चलती है, इसी तरह से वहाँ पे अशुद्धों और जो गोरे और कारों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद चलते थे, तो उनको मतदान करने का अधिकार तक नहीं था। इसके अलावा अमीर गरीब पुरुष महिला मताधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा क्या था, अशोषित के अलावा बहुत सी जगहों पे ऐसा था कि सिर्फ अमीर लोग ही वोट कर सकते थे। ठीक है, और कुछ जगह पे महिलाएं वोट नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष वोट सकते। इन सब के लिए चाहते हैं कि कुछ ऐसा रूल आए कि सभी लोग हों, किसी वर्ग के हों या सब किसी भी कास्ट के हों, या हिंदू मुसलमान हों या फिर अलग जाति के हों। ये पूरे ओवरऑल पूरे विश्व में एक वो सार्वभौमिकता लाना चाह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ जो वयस्क हों, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों या श्वेत हो अश्वेत हों, ठीक है, ये सब क्या कर सकें, अपना अधिकार का प्रयोग कर सकें। 1900 तक न्यूजीलैंड की ही एकमात्र ऐसा देश था जहाँ व्यक्ति को मताधिकार का प्राप्त था। यानी कि उस समय सिर्फ 1900 में इकलौता एक देश था जो था न्यूजीलैंड, इसमें जो वयस्क व्यक्ति था, हर वयस्क व्यक्ति वोट कर सकता था, उसको अधिकार था। ठीक है, ये थी यहाँ की अधिकार की बात। इसके हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे ये देशों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे नाम है और उनकी ईयर है जहाँ पे उनको मताधिकार का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया था। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उपनिवेशवाद का मतलब ये है कि जो हमारे अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के चंगुल में थे या अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उन देशों का उस ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पाना, ये उसका अंत कहलाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश के लंबे समय तक बने रहे। एशिया और यूरोप की बात कर रहे हैं ये लोग, यानी कि एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देश के अंडर में थे ये। लोगों की लड़ाई जो थी वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, उपनिवेशिक शासकों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि वो चाह रहे थे कि वहाँ पे जो भी हो उनके अगेंस्ट। जैसे कहीं कहीं पे अंग्रेजों का शासन नहीं था तो वहाँ पे क्या था, राजशाही चल रही थी। अगर वहाँ पे राजशाही नहीं चल रही थी तो कहीं पे सेना का राज था, और कहीं पे सेना का राज अगर नहीं भी था तो वहाँ पे क्या चल रहा था, जो इकलौती पार्टी होती है
वो उनका राज था। तो लोग चाह रहे थे कि ये सब हट कर किसका शासन हो, जनता द्वारा जो भी नेता चुना जाए उसका शासन हो, जनता को पूरा अधिकार हो। और ये चीज़ कब अप्लाई हुई, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद लोगों ने लोकतांत्रिक शासन की मांग ज़्यादा करने लगे। जैसे 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से ही लोगों में स्वतंत्रता को और स्वतंत्रता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयास करने लगे थे। इसके बाद पश्चिमी अफ्रीका का एक देश घाना 1957 में स्वतंत्र हुआ। यह ब्रिटिश उपनिवेश था। इसका नाम गोल्ड कोस्ट था, पहले इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। यह अफ्रीका में सबसे पहले आज़ादी पाने वाला देश में से एक था। इससे बहुत सारे लोगों क्या मिली, जब पहला देश अफ्रीका में इकलौता वो था, अफ्रीका जो हमारा पूरा वो है उसमें इकलौता देश था घाना, उसमें पहले आज़ादी मिली। इसके बाद अफ्रीका के और भी देश जो थे उनको भी इससे प्रेरणा मिली कि हमें भी देश में आज़ादी चाहिए है, और भी दोस्तों को वो मिली। इसके अलावा इसमें कहानी लिखी हुई है जिससे संघर्ष को चुनौती मिली या संघर्ष को और ज़्यादा वो मिला, ये पूरा आपको रीड करना है। ठीक, हम लोग ओवरऑल डिस्कस करते आ रहे हैं कि इसमें किस किस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यह है वर्तमान समय में लोकतंत्र। अब वर्तमान समय की बात करते हैं तो 1900 से की जो बात की जा रही है वहाँ पे कौन कौन से देश स्वतंत्र हुए, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, ये सब चीज़ इसमें है। तो 1980 में लोकतंत्र का विस्तार वर्तमान चरण में शुरू हुआ। जो आधुनिक जो मानी जाती है लोकतंत्र की वो 1980 से मानी जाती है। इसी ड्यूरेशन में 1980 में ही लैटिन अमेरिका के कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लैटिन अमेरिका से मतलब है जैसे हमारा जो भारत की बात करें, भारत से आप समझ लो लैटिन अमेरिका एक पुराना अमेरिका कह सकते हैं। जैसे भारत को हम कहते थे ना भारतवर्ष, तो उसमें क्या था उस समय, पहले पाकिस्तान भी इसमें, बांग्लादेश भी और नेपाल, सारा देश जो अलग अलग आज बन चुके छोटे छोटे देश, वो सब उसमें आते थे। इसी तरह लैटिन अमेरिका में कुछ और भी देश थे जो आते थे। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया था। उस समय का जो पुराना अमेरिका था उसको हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं। इसी क्रम में जब लैटिन अमेरिका में कई देश आज़ाद हुए, इसी क्रम में जो सोवियत संघ था पहले वो विघटित होकर क्या हो गया, उसमें भी कई देश ऐसे थे जो उस देश से अलग होना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे किसका राज था, वहाँ साम्यवादी लोगों का राज। साम्यवादी मतलब जो ये कहते थे कि उसमें इकलौती पार्टी होगी जो मजदूरों के हक की बात करते थे, लेकिन किसको, पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाते थे या सेना को फ़ायदा, सेना अपने अंडर में लेती, उनसे लोगों को क्या हुई, सोवियत संघ भी इसी वजह से विघटित हुआ। 1991 सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस सहित इसमें कई गणराज्य लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इसी अवधि में भारत के पड़ोसी राज्यों में लोकतंत्र के लिए उत्साह जागा। 1990 के दशक में पाकिस्तान, बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। इस पूरी जो यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और नेपाल की। तो पाकिस्तान की यहाँ पे बात ये की जा रही है, सबसे पहले यहाँ पे लोकतंत्र था जब आज़ाद हुआ था। उसके बाद यहाँ पे सैन्य शासन हो गया, उन्होंने तख्ता पलट हुआ, सैन्य शासन हो गया। ये 1999 में सैनिक पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने फिर से सैनिक शासन स्थापित किया और 2005 तक ये सैनिक शासन, 2005 में नेपाल के राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया, यानी कि, और देश में लोगों ने राजनीति समाप्त किया। 1905 में हमने बताया था इसके पहले ही कि 1905 में नेपाल को क्या हुआ, वहाँ पर राजशाही शासन चलता था, तो वहाँ से आज़ाद हुआ वो और लोकतंत्र की स्थापना हुई। और इसी ड्यूरेशन में पाकिस्तान में क्या चल रहा था कि वहाँ पे सैनिक शासन था, फिर वहाँ पे क्या लोकतांत्रिक शासन आया, ठीक है। ये ड्यूरेशन में इतना हुआ और इसमें नेताओं के नाम लिखे हुए हैं, आप लोगों को ये डिटेल में आपको खुद से पढ़ना है, हमसे भी एक ओवरव्यू दे रहे हैं इसमें, ठीक है। ऐसे ही कई अन्य देशों के बारे में इसमें लिखा हुआ है, आपको इसको रीड करना है। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।